नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दादा रामकुमार गौतम की, क्योंकि दादा रामकुमार गौतम अक्सर अपने बयानों के कारण कभी विवादों में तो कभी सुर्खियों में बने रहते हैं। वो लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं जो मीडिया की आए दिन सुर्खियां बन रही हैं। अब दादा गौतम ने कहा है कि कलरक और अधिकारी जो हैं वो पैसे लेकर काम करते हैं। उनका यह वीडियो अब खूब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हालांकि उनका यह कोई पहला बयान नहीं है जिसने सुर्खियां बटोरी हों। इससे पहले भी वो कई बार जब जेजेपी पार्टी में थे तो उन्होंने डिप्टी सीएम के खिलाफ भी खुलकर बयान दिए थे और उस वक्त भी उनके बयान खूब सुर्खियों में रहे थे। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, दादा गौतम कोई पहला बयान नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने अब कहा कि भाई कलरक और अधिकारी जो पैसे लेते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ राजनेता भी जो हैं इस किस्म के हैं, इससे पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, तो क्या वो नॉन सीरियस पॉलिटिक्स हैं या कुछ मामला कुछ और है? मामला कुछ और है। जहां तक दादा रामकुमार गौतम की बात है, इनसे सियाणा विधायक आज 90 विधानसभा के जो सदस्य उनमें कोई नहीं है। इनका मन में एक टीस है और वो टीस ये है, ये तीसरी बार विधायक बने। पहली बार विधायक बने थे 2005 में नारनौल से। तो छवि इनकी ठीक ठाक इलाके के अंदर रही है, कई चुनाव लड़े, कई चुनाव हारे। फिर आखिर में चर्चा ये हुई कि भाई दादा रामकुमार गौतम ने जनता से कहा कि भैया तो मेरे को वोट दे दो या फिर मेरे को घर बैठा दो। तो जनता ने एक संपत्ति आई, ये एमएलए बन गए और भाजपा से एमएलए बने थे। उसके बाद फिर ये कांग्रेस में आ गए, फिर चुनाव लड़ा, हार गए, फिर इंडिपेंडेंट लड़ा, हार गए। फिर पिछला चुनाव लड़ा इन्होंने जेजेपी से और जेजेपी की आ गई 10 सीट। समझौता भाजपा के साथ हो गया। तो दादा रामकुमार गौतम का मन में एक बात थी कि दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम तो 13 कैबिनेट मंत्री का पद पक्का। और दुष्यंत ने इनका नाम नहीं भेजा कैबिनेट मंत्री के लिए। वो टीस इनके मन में आई तो इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। ऊपर अकेला सारी मड़ाई ने जीम गया, सारा माल में खा गया। मनाड़ा दिवाड़े की आस पड़ोस की सीटें इसको दिलवाई। मतलब अपना इन्होंने पूरा प्रचार किया कि भाई कहीं न कहीं दुष्यंत चौटाला का मन पसीज जाए और तेरे को कैबिनेट में शामिल करवा दे। लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। उस टाइम भी इनके बयान उलट पुलट आए। मजाकिया लहजे में ये विधानसभा सत्र के अंदर भी बोलते हैं। पिछली सरकार में जब ये थे, इन्होंने घोषणा की कि भाई मैं तो चुनाव पिछला ही नहीं लड़ना चाहूं था, लेकिन मेरे तो अजय चौटाला ने दुष्यंत ना आके हाथ पांच जोड़े रिक्वेस्ट करी तो मैंने चलो लड़ लिया। कोई फायदा नहीं मेरा एमएलए रहने का ना। तो इन्होंने तब वहां से इस्तीफा दिया एमएलए से। फिर इन्होंने घोषणा की कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भाजपा में गए, ज्वाइन करी और हल्का बदल करके भाजपा से सफेदों का चुनाव लड़ा। वहां से भी चलो काफी क्लोज मार्जिन था, कड़े मुकाबले में जीत करके आ गए। तो फिर मन के अंदर एक सपना था कि अब की बार तो भाई तो सीनियर विधायक और सारे तेरी कदर करते हैं, मंत्री पद तेरा पक्का। वो बाजी ले गए ब्राह्मण कोटे से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। तो इनके मन में फिर एक टीस आई। जब ओथ हो रही थी विधायकों की, उस समय रघुवीर कादयान जी जब इनको एमएलए की ओथ दिला रहे थे, उस समय भी उन्होंने कहा कि दादा इनका भी सूखा तार दिया तीसरा। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं भाई, कर्म की बात है, भाग्य की बात है। तो कहीं न कहीं इनके मन में वो चीज है और उस चीज का पूर्ति तब हो जब ये एमएलए से मंत्री बन जाए। मंत्री इनको बनाया नहीं जा रहा। इस प्रकार से उल जुलूल बयान इस प्रकार के ये देते रहते हैं विधानसभा के अंदर। कभी तो मनोहरलाल खट्टर जी को पिछले सत्र में ये कहते थे कि खट्टर साहब थोड़े से सरकार के फैसले बदलो ना तो यो आ जाएगा, यो कौन भूपेंद्र हुड्डा आ जाएगा। किरण चौधरी बीच में बोली तो उससे कहने लगा कि तेरा पल्ले भी कुछ कौन है और मेरे भी कुछ कौन है। तो इस प्रकार का लहजा जो इनका है, हंसी ठटोली का, तो विधायक भी उनसे थोड़ा सा आनंदित होते हैं और बुजुर्ग आदमी कदर तो करते हैं। लेकिन असली जो भावना है, अब बीजेपी कहती है कि हमारी पार्टी के अंदर अनुशासन है और हमारे राज्य में कोई खर्ची पर्ची नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। उसकी तो पोल खुद दादा गौतम खोल रहे हैं। भाई इन्होंने सेशन के अंदर तो एक बार अरविंद शर्मा जी के साथ इस प्रकार से बातों में इनका खिंचाव हुआ। जो बातें इन्होंने पार्टी के मंत्री, सरकार के मंत्री के बारे में विधानसभा सत्र के अंदर दादा गौतम ने कही और फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इनके बारे में जो बातें कही
और आज इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि किसी दफ्तर में चले जाओ, पहले क्लर्क रिश्वत लेता है, फिर अफसर रिश्वत लेता है। बोले मैंने देखी एक सड़क बनते बनते टूट जाती है और मैंने उससे कहा ठेकेदार से, बोले तारकोल घेर दो। पूछा बोला मेरे किसी साथी ने, बोला तारकोल वाले तो हम पहले ही दिया जिसको कमीशन के देने थे। तो कहीं न कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर इसमें सच्चाई है तो उनकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। हर्ष साहब, अगर देखें तो तकरीबन 79 साल के जो दादा गौतम हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी जितने विधायक हैं लगभग उनमें सबसे सीनियर विधायक भी हैं, तो क्या जब वो इस तरह के बयान देते हैं विधानसभा में दे या फिर यहाँ पर दे, उन्होंने पीछे भी कहा था कि भाई कोई भी अगर कोई मेरे नाम से करप्शन मांगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना। ये नहीं कि दादा गौतम के साथ उन्होंने दादा गौतम की मदद की चुनाव में, खास मित्र होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बोले पैसे का लेन देन जो है वो मत करना। तो क्या अपने बयानों के लिए मशहूर रहते हैं या जो उल्टी सीधी जो बातें करते हैं उसको लेकर? खाली कोरी बयानबाजी। जब इन्होंने ये कहा कि भाई जो मेरे नाम से पैसे लेगा वो मेरा आदमी नहीं है, मेरा प्यारा नहीं है, मेरा दुश्मन है, अच्छी बात है। लेकिन जब एक मामला खुद उजागर कर रहे हैं सड़क निर्माण का और किसी दफ्तर का कह रहे हैं कि क्लर्क से लेकर के ऊपर तक पैसा चलता है, अरे तुम्हारे पास सबूत है, आप सरकार का हिस्सा हो, विधानसभा के एमएलए हो, भारतीय जनता पार्टी जिन विधायकों के सारे सत्ता में बैठी आप उसका पार्ट हो, आप मुख्यमंत्री के सामने क्यों नहीं कहते? या जांच एजेंसियों को जाकर के सबूत क्यों नहीं देते? जब वहां की बारी आ जाती है तब तो पीछे हट जाते हैं। खाली बयानबाजी करना कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसको रुकवाएगा कौन? जनता की आवाज कौन उठाएगा? आप विधायक भले ही एक हल्के के हो, लेकिन प्रतिनिधित्व तो आज पूरे प्रदेश का ये 90 आदमी तो कर रहे हैं। आपके हल्के की जिम्मेवारी थोड़ा बनती है। आप इतने उम्र दराज हो, इतने सीनियर एमएलए हो, तीसरी बार सदन के अंदर गए हो, अगर हरियाणा के किसी कोने में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको सदन में भी उठाओ और सरकार से मांग भी करो और अधिकारियों से मिलकर के उसकी जांच भी करवाओ। दरअसल पिछले दिनों हमने देखा जिस तरीके जब उनकी अरविंद शर्मा के साथ खिंचाई हुई थी तो वो बात जो है गोबर तक बात आ गई थी। तो क्या अपनी भाषा में क्या मर्यादा नहीं रखते हैं दादा राम कुमार गौतम जी? देखो, उम्र दराज आदमी है, इस प्रकार की टिप्पणी कई बार कर देते हैं और सारे आदमी दूसरे भी नु मान जाते हैं कि उम्र के अंतिम पड़ाव पे एक तरह से आखिरी पारी शायद विधानसभा की खेल रहे हैं। लेकिन भरोसा, जैसा हम कहते हैं कि राजनीतिक आदमी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता। पिछले चुनाव से पहले मेरी इनसे बात हुई, इनके बेटे से, उन्होंने कहा कि हम आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव लड़ लिया। हो सकता है आगामी चुनाव में अपने बेटे के लिए कहीं से प्रयास करें। खुद उम्र दराज हो गए हैं। लेकिन जहां तक पार्टी प्लेटफॉर्म की बात है, पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन बातों के ऊपर जरूर चर्चा होगी कि वह दादा गौतम जी खुलेआम मीडिया के सामने इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप सरकार पे लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार की छवि धूमिल हो ही रही है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो दादा राम कुमार गौतम जी जो भी सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं सवाल गंभीर जरूर होते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया और मीडिया दोनों की बड़ी सुर्खियां बनते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान कहते हैं, जिस लहजे में वो बयान कहते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो दर्शक है वो अपनी ओर आकर्षित जरूर होते हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए रक्षा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।